चलिए हेडलाइंस के बाद उत्तराखंड की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। त्रिवेंद्र कैबिनेट की आज अहम बैठक है। सचिवालय में आज ये बैठक होनी है और कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, ये माना जा रहा है। एक दिन के वेतन को लेकर भी फैसला हो सकता है। नई आबकारी नीति भी आ सकती है। कैबिनेट की बैठक में कुछ बजट प्रावधानों को मंजूरी भी मिल सकती है। सहकारिता को केंद्र से मिलने वाली धनराशि से जुड़े हैं प्रस्ताव। किशोर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। किशोर, क्या कुछ रहने वाला है आज की मीटिंग में? जीना, करीबन 11 बजे ये कैबिनेट की बैठक आज सचिवालय में शुरू होगी। मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में काफी सारे मुद्दे, लेकिन अगर प्रमुखता से देखें तो नई आबकारी नीति की बात की जा रही है कि नई आबकारी नीति लाई जाएगी। उसके साथ ही कर्मचारियों का जो एक दिन का वेतन काटा था, जिसमें कर्मचारी हड़ताल पे सामूहिक अवकाश पे चले गए थे 31 जनवरी 2019 को, तो उसको देखते हुए उस पर फैसला हो सकता है, क्योंकि कर्मचारी काफी नाराज है और इसको लेकर सरकार और उनसे वार्ता भी हुई है, तो ये फैसला हो सकता है। इसके साथ ही आगामी सत्र, बजट सत्र शुरू होना है 11 फरवरी से या 22 फरवरी तक, तो उसमें बजट पास किया जाएगा, जो आम बजट होता है। उसके कुछ बजट के प्रावधान है, उन पर मोहर लगा सकती है कैबिनेट। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण ऐसे फैसले हैं जिन पर संभवतः कैबिनेट चर्चा कर सकती है और उन पर प्रस्ताव को मोहर लगा सकती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका किशोर, तमाम जानकारियों के लिए। उत्तराखंड में सरकार और कर्मचारी संगठनों में एक बार फिर से तनातनी की स्थिति बन गई है। 31 जनवरी को सामूहिक अवकाश में शामिल कर्मचारियों को महीने के 5 दिन बीतने के बाद भी वेतन नहीं मिलने से कर्मचारी संगठनों में गुस्सा है। कर्मचारी संगठनों की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने इसे वादा खिलाफी बताते हुए बुधवार यानी आज बैठक बुलाई है। बैठक सुबह 11:30 बजे सचिवालय स्थित संघ भवन में होगी। कमेटी के संयोजक दीपक जोशी का कहना है कि सरकार के आश्वासन पर कर्मचारियों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया, लेकिन सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया। अब ऐसे में कर्मचारियों ने रद्द की गई महारैली पर फिर से विचार करने का भी ऐलान किया है। किशोर हमारे साथ हमारे सहयोगी जो हैं जुड़े हुए हैं। किशोर, क्या माना जाए, कर्मचारियों का कहना है कि वेतन नहीं मिला, सरकार की तरफ से कि एक ही दिन का नहीं मिला, क्या है पूरा विवाद? देखिए, कर्मचारी अपनी कुछ मांगों को लेकर 7वें वेतन और एपीसी की तमाम जो मांगों को लेकर 31 जनवरी को सामूहिक अवकाश पे चले गए थे। सरकार ने उससे पहले इनको अल्टीमेटम दे दिया था कि सामूहिक अवकाश किसी को नहीं दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी कर्मचारी अपनी मांगों को अपनी बात को लेकर सामूहिक अवकाश पे चले गए थे। इसको देखते हुए एक दिन का वेतन, 31 जनवरी का वेतन काट दिया था कि सजा के तौर पर कि जिस तरीके से उन्होंने सामूहिक अवकाश बिना किसी चीज के ले लिया था, उसको देखते हुए अब कर्मचारी इस बात पे आंदोलन रहता है कि उनको एक दिन का अवकाश दिया जाए। और क्योंकि अब सरकार से उनकी वार्ता भी हुई थी, कई दौर की बैठक हुई थी वित्त मंत्री के साथ, उनका ये कहना है कि सरकार से हमने वार्ता करी थी, लेकिन फिर भी वो बात सरकार ने नहीं मानी। उनका एक दिन का जो वेतन है वो अभी तक नहीं मिल पाया। तो ऐसे में संभवतः ये जरूर है कि आज की कैबिनेट की बैठक में फैसला हो सकता है, लेकिन उससे पहले कर्मचारी करीबन 11:30 बजे वैसे सचिवालय में एक बैठक करेंगे, जो उत्तराखंड कर्मचारी समन्वय समिति बनाई है इन्होंने। तो अब देखना होगा कि इनकी बैठक में क्या निर्णय निकलता है, कैबिनेट की बैठक में क्या फैसला आता है। अगर कैबिनेट की बैठक में इनकी बैठक में निर्णय आता है कि कैबिनेट के फैसले के बाद ही जो कर्मचारी अपना अगला एक्शन लेंगे, और कैबिनेट की बैठक में अगर आ जाता है तो जाहिर सी बात है गतिरोध समाप्त होगा। नहीं होता है, बैठक में नहीं आता है कैबिनेट की बैठक में, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में सरकार और कर्मचारी के बीच में एक बार फिर से गतिरोध शुरू हो जाएगा। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि इस बैठक में रहता क्या है। किशोर, बहुत शुक्रिया आपका। और ये बात भी है कि आने वाले दिनों में किस तरह की स्थिति रहती है, क्योंकि प्रदेश में अगर हम पिछला वक्त निकाल कर देखते हैं तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई किसी न किसी महकमे का कर्मचारी सड़कों पर नजर आता ही है। वैसे कर्मचारियों की बातों का शासन ने खंडन कर दिया। वित्त सचिव अमित नेगी का कहना है कि एक दिन को छोड़कर कोई सैलरी नहीं रोकी गई है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह का कहना है कि एक दिन की सैलरी में मामले में फैसला शासन सभी पहलुओं को देखते हुए ही लेगा।
जो बहुत ही क्लियर हमने अपना जारी किया था निर्देश, उसमें जो संबंधित डीडीओस हैं, जो डिपार्टमेंट के डीडीओस हैं, उनको वेरीफाई करना है कि उनकी कितने दिन की अटेंडेंस है। तो अगर वो वेरीफाई कर देंगे तो उनकी 30 दिन की ऑलरेडी तनख्वाह निकल जाएगी, जो हमने सभी कर्मचारी संघों को बता दिया है, ऑलरेडी ट्रेजरी में बता रखा है। सभी इसके पहलुओं को देखते हुए शासन स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है। मौसम विभाग ने 6 और 7 फरवरी को पहाड़ी जिलों में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया, लेकिन इस बीच मंगलवार शाम से ही मौसम में बदलाव दिख रहा है और कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक कल और परसों 2 दिन प्रदेश में भारी बर्फबारी होगी। मसूरी, नैनीताल, धनौल्टी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली में भारी बर्फबारी होगी, जबकि निचले इलाकों में बारिश और ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई है। बर्फबारी को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट है। सत्येंद्र हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, लगभग ऐसा लगने लगा था कि चलिए अब जो है वो ठंड गई और किसी तरह की मौसम की वजह से जब मौसम बदला तो बहुत नुकसान हुआ पिछले दिनों, लेकिन फिर से कुछ ऐसा ही अलर्ट है। बिल्कुल जीनत, क्योंकि मौसम विभाग ने एक बार फिर कल और परसों के लिए भारी अलर्ट की बात की है। राज्य के जो पहाड़ी जो इलाके हैं, यानी कि 2000 फीट से ऊपर के जो भी इलाके हैं, उनमें भारी बर्फबारी की एक रेड अलर्ट की चेतावनी दी है, जिसको लेकर आपदा प्रबंधन ने सभी जिलाधिकारी और SDRF की टीम जो है उनको पूरी चेतावनी दी है कि आप सतर्क रहिए और कोई भी कंडीशन हो, जैसे कि अभी पिछली बार देखा गया था कि कई जगह पर्यटक जो फंसे थे। अगर हम ये चक्राता की बात करें, वहाँ भी पर्यटक फंसे थे, या हम रुद्रप्रयाग की बात करें, वहाँ भी पर्यटक फंसे। तो इस तरीके की कोई घटना ना घटे, आगे ना घटे, तो इसको लेकर सभी जिलाधिकारियों को एक निर्देशित किया है और SDRF की टीम को खास तौर एक निर्देश दिए गए हैं कि आप भी पूरे अलर्ट में रहिए। जी ना, ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अलर्ट किया गया है 2 दिन जो है, आज और कल की बात करें, खासतौर से परसों तक भी जो है थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा और इसी तरीके से जो है थोड़ा सा मौसम की मार से बचा जा सकता है। प्रदेश में चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा को सुरक्षित और सुखद बनाने के लिए उत्तराखंड प्रशासन जोर शोर से जुटा हुआ है। केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, तो ऑल वेदर रोड का काम भी रफ्तार पकड़ने लगा है। शीतकाल के लिए बंद हुए चारधाम के कपाट अब कुछ ही महीनों बाद खुलने वाले हैं। ऐसे में तैयारियों को पूरा करने का दबाव बढ़ गया है। 10 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन बद्रीनाथ के कपाट खुलने का मुहूर्त निकलेगा और इसके अगले दिन यानी 11 फरवरी से ऋषिकेश से कीर्तिनगर के बीच ऑल वेदर रोड पर दिन रात काम शुरू हो जाएगा। तो इसको हमें हर हाल में अप्रैल के पहले पूरा करना, तो तब तक नहीं हो सकता है जब तक हम ट्रैफिक पूरे टाइम न रोकें। तो रात में भी ये काम चालू रहेगा। सड़क मार्ग के अलावा चारधाम रूट पर पानी और बिजली की व्यवस्था को लेकर भी कवायद तेज हो गई है। मुख्य सचिव का कहना है कि केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल के पुनर्निर्माण के साथ साथ सभी काम तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। हमारे 3 प्रकार के कार्य चल रहे हैं। एक तो सरस्वती नदी का जो घाट का निर्माण कार्य है और तटबंध है, वो कार्य चल रहा है। दूसरा शंकराचार्य जी की जो समाधि है उसका निर्माण कार्य चल रहा है। और तीसरा जो तीर्थ पुरोहितों के लिए मकान हमें बनाने थे, ये कार्य चल रहे हैं। पिछले साल करीब 27 लाख यात्रियों ने चारधाम में दर्शन किए, जो 2013 की आपदा के बाद की सबसे ज्यादा संख्या रही। इसी को देखते हुए उत्तराखंड शासन और सरकार इस बार भी अच्छी यात्रा की उम्मीदों के साथ तैयारियों में जुट गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।
बात करेंगे बाबा केदार के धाम की। तो भारी बर्फबारी के 15 दिन बाद न्यूज 18 की टीम केदारनाथ पहुंची और वहां अब भी करीब 6 फीट बर्फ नजर आ रही है। केदारपुरी में 11 फीट ऊंची बर्फ गिरी थी, जिसके बाद करीब 15 दिन तक यहां व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई थी। सड़कें बंद हो गई, बिजली और पानी की व्यवस्था ठप हो गई। न्यूज 18 आपके लिए बर्फबारी के बाद केदारनाथ से सबसे ताजा तस्वीरें लेकर आया है। केदारपुरी में अभी भी पुनर्निर्माण में जुटे कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों के साथ 20 लोग मौजूद हैं। हालांकि बर्फबारी के बाद अब मौसम साफ हो गया है और कर्मचारी वहां काम में जुटे हुए हैं। आज केदारनाथ में मौसम साफ है और चटक धूप खिली हुई है। हम लोग स्टोरों के ऊपर की बर्फ को हटा रहे हैं और रास्तों की मेंटेनेंस की जा रही है। हम लोग केदारनाथ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर वुडस्टोन कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से पुनर्निर्माण का कार्य करते हैं और अगर भविष्य में इसी प्रकार मौसम खुला रहा है, चटक धूप रही है, तो हम पुनर्निर्माण का कार्य जल्दी शुरू कर लेंगे। इसी बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि चुनाव के बाद राम मंदिर पर फिर से आंदोलन होगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संकेत दिए हैं, चुनाव तक मंदिर मुद्दे पर जन जागरण चलाया जाएगा। चुनाव के बाद फिर होगा आंदोलन। और देहरादून में वो बुद्धिजीवियों से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात कर इसी दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं। इससे पहले देहरादून में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को संस्कृति कर्मियों, साहित्यकारों से मुलाकात की। साथ ही संघ प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी मिले। इनमें लोक गायक प्रीतम भरतवाण, संगीता डोंडियाल, बसंती बिष्ट शामिल थीं। भागवत ने लोक संस्कृति के साथ ही हिंदुत्व की मजबूती पर जोर दिया। इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। फूड एंड ड्रग टेस्ट लैब का शिलान्यास करेंगे सीएम त्रिवेंद्र आज स्वास्थ्य निदेशालय में शिलान्यास करेंगे। रुद्रपुर के बाद दूसरी फूड एंड ड्रग्स टेस्ट लैब देहरादून में नेशनल हेल्थ मिशन के फ्लोर का लोकार्पण भी करेंगे। दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक स्वास्थ्य निदेशालय में कार्यक्रम भी है। राज्य में न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद निर्भया प्रकोष्ठ में सुधार के काम शुरू हो गए हैं। महिला आयोग की टीम ने देहरादून में बने इस प्रकोष्ठ के मुख्य कार्यालय का दौरा किया और इस दौरान कई निर्देश भी दिए, जिसमें काउंसलर की नियुक्ति के लिए भी कहा। न्यूज 18 ने दिखाया था कि सिर्फ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के भरोसे निर्भया सेल चल रहा है। हमने न्यूज 18 में समाचार देखा था और उसका संज्ञान लेते हुए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर काउंसलर की बहुत आवश्यकता है। उसका अपॉइंटमेंट होना चाहिए जल्दी से, जिससे कि जो भी यहाँ पर आए महिला तो उसके केसों का निस्तारण और उनकी शिकायत दर्ज हो। पौड़ी लोकसभा क्षेत्र की 14 विधानसभाओं का बीजेपी त्रिशक्ति सम्मेलन अब 16 फरवरी को होगा। श्रीनगर में त्रिशक्ति सम्मेलन होगा और इसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत और यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के साथ ही केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत भी शामिल होंगे। इतना ही नहीं, गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के सभी 13 पार्टी विधायक और 7200 पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करेंगे। अब इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। जो हमारी पौड़ी लोकसभा का सम्मेलन है वो 16 तारीख को होने जा रहा है। उसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय थावरचंद गहलोत जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी लोग यहाँ रहेंगे और 13 के 13 विधायक भी हमारे रहेंगे। इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ जूनियर ट्रैफिक फोर्स का शुभारंभ हो गया है। 8 स्कूलों के 324 बच्चे जूनियर फोर्स में शामिल होंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पुलिस लाइन में लॉन्च होगी जूनियर ट्रैफिक फोर्स। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने मंगलवार को कई सौगातें दी। उन्होंने ऋषिकेश एम्स और हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में मरीजों के परिजनों के लिए 2 रैन बसेरों के निर्माण का ऐलान किया। सांसद बलूनी ने इसे लेकर देहरादून और नैनीताल के डीएम और ऋषिकेश हल्द्वानी के मेयर से जल्द जमीन उपलब्ध कराने के लिए बात की। अनिल बलूनी ने कहा है कि वो अपनी सांसद निधि और अन्य संस्थाओं के सहयोग से इन सदनों का निर्माण कराएंगे। अनिल बलूनी ने कहा है कि प्रथम चरण में इन सदनों में 100 से ज्यादा लोगों के रुकने के लिए काम किया जाएगा।
तो लोकसभा चुनाव को जहन में रखते हुए बीजेपी लगातार कार्यक्रम कर रही है और अब पार्टी 12 फरवरी से 2 मार्च तक प्रदेश में मेरा परिवार भाजपा का परिवार अभियान शुरू करने जा रही है। 12 फरवरी को प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट इसकी शुरुआत करेंगे। अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर पार्टी की विचारधारा से जुड़े लोगों के घर पर बीजेपी का झंडा लगाएंगे और घर की दीवार पर प्रधानमंत्री मोदी की फोटो लगाकर एक स्टीकर भी चस्पा किया जाएगा। आप में जनता से सीधे जुड़ने का एक हमारा कार्यक्रम है और इसको बड़े स्तर पर हम उत्तराखंड में भी 12 तारीख से प्रारंभ कर देंगे। कांग्रेस की बात करें तो पार्टी लोकसभा चुनावों से पहले अपने कुनबे को बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी नेता के साथ साथ निर्दलीय भी हैं, लेकिन अपनों के नाराज होने का बड़ा रिस्क भी है। श्रीनगर गढ़वाल से निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ चुके एक प्रत्याशी की कांग्रेस में आने की चर्चाएं जोरों पर हैं। यहां तक कि आला नेताओं से भी पूरी बात हो चुकी है और यही लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की रणनीति भी है। कांग्रेस अपनी खास प्लानिंग के तहत ऐसे लोगों को अपने कुनबे में शामिल कर रही है जो कांग्रेस के वोट में इजाफा कर सकें। राजनीति में समय समय पर जो है लोग जो है राजनीतिक दलों में आने का काम करते हैं, तो मैंने कहा कि अभी आगे देखिए होता है क्या, आप इंतजार कीजिए। हालांकि इससे पहले राजेश्वर पैनुली को कांग्रेस में शामिल करवाया गया, जबकि पुराने कांग्रेसी शूरवीर सजवाण भी फिर से कांग्रेस का हिस्सा बन चुके हैं। अब कांग्रेस की इस प्लानिंग में अपनों के नाराज होने का रिस्क भी है, लिहाजा बीजेपी कांग्रेस को लेकर बेहद मुखर है। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और हम समझते हैं कि कांग्रेस के इस डूबते हुए जहाज में कोई बैठने वाला नहीं है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले हर दांव आजमा लेना चाहती है। ऐसे में कांग्रेस का कुनबा तो जरूर बढ़ेगा, लेकिन कहीं अपने ही नाराज होकर बड़ा नुकसान न कर दें। देहरादून से न्यूज 18 के लिए रॉबिन सिंह चौहान की रिपोर्ट। इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पूर्व केंद्रीय मंत्री बच्ची सिंह रावत बीमार, दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। बच्ची सिंह फेफड़ों में दिक्कत के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। तो तबीयत खराब होने की वजह से, फेफड़ों में जो है दिक्कत की वजह से पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं बच्चू सिंह रावत, उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। न्यूज 18 उत्तराखंड को देखने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18uk.com, फेसबुक पेज है /news18uk और हमारा यूट्यूब चैनल है /news18up उत्तराखंड। नमस्कार।